हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलसी सर्किट स्टडी करने वाले हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर जब कनेक्ट होते हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है। आप सबका स्वागत है एसएच ट्यूटोरियल पे। चलिए शुरू करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसी सर्किट। अब आपके सामने यहाँ बहुत सारी फिगर बनी है। सबसे पहले फिगर 1 देखिए। फिगर 1 में एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, ये कनेक्ट हैं एक दूसरे से, और एक की लगी है के। एक की, ये की है, की आपने कनेक्ट कर दी है के मान लीजिए की है। अभी ये की ऑफ पोजीशन पे है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, पूरी तरह से चार्ज है। ठीक है, इंडक्टर में कोई भी एनर्जी नहीं है। इस कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे निगेटिव चार्ज है। अब स्विच या आप कहिए की को आपने ऑन कर दिया। जैसे ही आपने की को ऑन किया तो फिगर 2 में देखिए चार्जेस जो हैं कैपेसिटर के वो चलना शुरू हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अब इनको पूरा पाथ मिल गया। तो जब ये चार्जेस कैपेसिटर की प्लेट से चलेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा और इंडक्टर के पास जाएगा। इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है? इंडक्टर जो है वो सडन चेंज ऑफ करंट या सडन चेंज ऑफ कोई भी चीज़ हो उसको अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे एक बैक ईएमएफ बनेगा। बैक ईएमएफ किधर होगा? बैक ईएमएफ इस साइड में होगा जो इस फ्लो को अपोज करेगा। लेकिन ये बैक ईएमएफ इतना वीक होता है, इतना कमज़ोर होता है कि इसको अपोज नहीं कर पाता है और चार्ज जो है वो यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। करंट इसमें स्टोर होना शुरू हो जाता है मैग्नेटिकली। तो ये जो आप सर्कुलर लाइन देख रहे हैं ये एनर्जी लाइन है। यहाँ पे एनर्जी स्टोर होना शुरू हो गई है। आप देखिए कैपेसिटर सी पे चार्ज जो है वो कम होना शुरू हो गए हैं। पहले हमने देखिए 4 प्लस साइन दिखाए थे, अब 2 ही दिखाएं। क्यों? क्योंकि ये इधर आने लगे हैं। चार्ज जो है वो अब इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगे हैं। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कैपेसिटर के सारे चार्ज इस इधर वाल फ्लो होंगे और उस वक्त करंट जो है वो मान लीजिए I0 है। तो अब इस प्लेट पे भी चार्ज कुछ नहीं है, ज़ीरो है, और इस प्लेट पे भी चार्ज कुछ नहीं है। अब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है। एनर्जी पूरी स्टोर हो गई है। कहाँ? इंडक्टर में, मैग्नेटिकली इंडक्टर में स्टोर हो गई है। क्लियर? तो अब कैपेसिटर की जो एनर्जी थी वो सारी की सारी इंडक्टर में आ गई है। तो अब इंडक्टर फुल्ली एनर्जी स्टोर करके बैठा हुआ है। अब इसने ये कहा कि भाई कैपेसिटर साहब, आपने तो हमारे साथ बड़ा धोखा किया, सारी एनर्जी आपने हमको दे दी। अब लीजिए आप, हम आपको वापस कर रहे हैं। तो ये एनर्जी को फिर इधर वापस करना शुरू करेगा, यानी चार्ज जो है वो अब इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेंगे। तो आप फिगर 4 में देखिए कि यहाँ पे देखिए एनर्जी कम होना शुरू हो गई है। यहाँ पे ये सर्कुलर लाइन हमने कम बनाई है। तो अब पॉजिटिव चार्ज किधर किधर डिपॉजिट होंगे? प्लेट के इस प्लेट पे डिपॉजिट होंगे। पहले किधर थे? पहले राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की प्लस चार्जेस थे। अब राइट हैंड साइड की तरफ प्लस चार्जेस स्टोर होना शुरू हो गए, धीरे 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 स्टोर हो गए। एक टाइम ऐसा आया कि सारे के सारे यहाँ पे आ गए और इंडक्टर बेचारा खाली हो गया। इंडक्टर की जितनी एनर्जी थी वो सब अब कैपेसिटर को वापस कर दी इसने। ठीक है, तो अब फिर कैपेसिटर क्या करेगा? फिर अपनी एनर्जी यानी इसके चार्जेस इंडक्टर की तरफ फिर फ्लो करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यही होता रहता है। एक बार ये कैपेसिटर इसको अपनी एनर्जी दे देता है, फिर इंडक्टर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को दे देता है। तो एनर्जी ऑक्सीलेट होती रहती है दोनों के बीच में, इसलिए इसको एलसी ऑक्सीलेशन भी कहते हैं। इसलिए इसको एलसी ऑक्सीलेशन भी कहा जाता है।
तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब आपको डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए हमने सबसे पहले माना कि कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो क्या है, क्यू नॉट, कब, जब t इज इक्वल टू 0 और इंडक्टर के साथ कनेक्ट है, यानी स्विच अभी ऑन नहीं किया है। अब Q और I को जो चार्ज और करंट हमने मान लिया है किसी भी टाइम t के ऊपर, कोई भी टाइम t है उसके ऊपर Q चार्ज है और I करंट है। अब जब KVL लगाएंगे तो VC माइनस VL इज इक्वल टू 0। अब हमको ये पता है Q इज इक्वल टू C इंटू V, ठीक है। तो अब Q की VC की वैल्यू यहाँ से क्या आई, V की वैल्यू क्या आई, Q अपॉन C, Q अपॉन C, ठीक है। यही यहाँ पे पुट कर दी हमने, Q अपॉन C। और इंडक्टर के क्रॉस क्या एक्सप्रेशन आता है, LdI/dt इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। लेकिन I की वैल्यू क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी dQ अपॉन dt। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन है, यानी ये इसको अपोज कर रहा है। तो dQ I की जगह माइनस dQ अपॉन dt इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, वो ये लिख दिया। अब L से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो देखिए ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो अब ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने इक्वेशन पढ़ी थी, बिल्कुल उसी तरह है। उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसका हमें सलूशन निकालना है, तो सलूशन निकालने के लिए हमने मान लिया Q इज इक्वल टू AE⁻⁻st। ये इक्वेशन नंबर 4 में आपको पता है कि सलूशन कैसे निकाला जाता है, मैथमेटिक्स में आपको बताया गया है। अब इसको डबल डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई जो कि हमने इक्वेशन 5 में दिखाई है। लेकिन Q इज इक्वल टू AE⁻⁻st इक्वेशन नंबर 4 में है, तो यहाँ इस वाले में हमने Q की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई। अब इक्वेशन 3 में ये सब वैल्यूज पुट कर दी, s² Q प्लस ω0² Q इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने S की वैल्यू निकाल ली। तो देखिए S की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई, एक प्लस j⍵0, दूसरी आई माइनस j⍵0। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा, Q इज इक्वल टू K1e⁻j⍵0t प्लस K2e⁻j⍵t। ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गई। अब हमको K1 और K2 की वैल्यू निकालना है। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन, इसको आप चाहिए तो पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन 6 को जब डिफरेंशिएट किया तो ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब हम K1 K2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इनिशियल कंडीशन से। तो जब t इज इक्वल टू 0 था तो Q की वैल्यू क्या थी, Q0, यानी चार्ज जो थे वो फुल्ली चार्ज थे कैपेसिटर के ऊपर। तो वो Q की वैल्यू क्या हुई, इनिशियली जब t 0 था तो Q जो था वो Q0 था। तो और I क्या था, वो 0 था, कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था। बस इनकी सहायता से आपने इक्वेशन 6 और 7 में ये वैल्यू पुट की तो इक्वेशन 8 और 9 आ गई। जब इक्वेशन 8 और 9 को आपने हल किया तो K1 और K2 की वैल्यू आ गई। तो K1 और K2 की वैल्यू कितनी होगी, Q0/2, Q0/2, इसको पुट कर दिया आपने। तो अब जो है ये सलूशन आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, इसको बाहर ले लिया, रिमेनिंग टर्म अंदर रहने दिया। मतलब ये वाला टर्म तो नहीं है, बेसिकली Q0 जो है वो कॉमन है, Q0 को बाहर ले लिया। अब ये जो है ये आपका ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, ये पूरी चीज क्या है, कॉस। तो ये हो गई cos ω0t, इक्वेशन नंबर 10। तो यहीं से हमें पता चल रहा है चार्ज जो है वो ऑक्सीलेट कर रहा है, उसका नेचर क्या है, ऑक्सीलेशंस है। करंट क्या चीज होती है, माइनस dQ/dt। तो d/dt इक्वेशन नंबर 10 को डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आ गया, जो कि आपने देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 11 में आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, I इज इक्वल टू I0 sin ω t। I0 क्या, मैक्सिमम करंट।
तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, मैक्सिमम करंट की वैल्यू ये वाली है ओमेगा नॉट क्यू नॉट, इक्वेशन नंबर 12। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए जब t की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे t की वैल्यू जब 0 थी, जब t की वैल्यू 0 थी तो q कितना था, मैक्सिमम क्यू नॉट। फिर जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो चार्जेस कम होना शुरू हुए और t कौन से t पे, t/4 के ऊपर जो है वो चार्जेस फ्लो हो गए पूरी तरह से और करंट के जो फ्लो हुआ वो मैक्सिमम करंट हो गया। फिर इंडक्टर ने अपने करंट अपने जो एनर्जी थी वो वापस करना शुरू कर दी। तो जब करंट 0 हुआ यहाँ पे तो देखिए चार्जेस क्या हुए, मैक्सिमम चार्जेस हो गए। फिर चार्ज कम होना शुरू हुआ, ये कम होना शुरू हुआ तो करंट जो है फिर वो मैक्सिमम हो गया। तो इस तरह से ये आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जब टाइम की वैल्यू 0 थी, कैपेसिटर पूरा चार्ज था, तो उसके ऊपर चार्जेस मैक्सिमम थे यानी क्यू नॉट, और उस वक्त करंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। लेकिन जैसे ही चार्ज 0 हुआ तब तक करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, यानी सारा का सारे चार्जेस फ्लो हो चुके, यानी उसमें करंट मैक्सिमम फ्लो हुआ तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, तो क्योंकि एनर्जी जो है वो ऑक्सीलेट ज़रूर करती है इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में, लेकिन ये आइडियल बात है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जो कनेक्टिंग वायर है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो रहता है। वो रेजिस्टेंस क्या करता है कि ये ऑक्सीलेशंस को धीरे धीरे डिके करता है, कम करता है, टाइम के साथ, समय के साथ उसमें डिके होता है, फॉल होता है। तो एक्चुअल वेव फॉर्म ये है कि यहाँ पे देखिए पहले मैक्सिमम, उसके बाद थोड़ा सा कम, और टाइम के साथ ये धीरे धीरे इसका ऑक्सीलेशन कम होता चला गया। अब ये एलसी ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन काहे का हो रहा है, एनर्जी का ऑक्सीलेशन हो रहा है। कैपेसिटर ने इंडक्टर को एनर्जी दी, इंडक्टर ने अपनी एनर्जी जो है किसको दी, कैपेसिटर को दी, फिर कैपेसिटर ने एनर्जी इंडक्टर को दी, इंडक्टर ने फिर कैपेसिटर को दी। तो ये इस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से उसमें जो है कुछ लॉसेस भी हो रहे हैं, तो वो टाइम के साथ डिके हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही ऑक्सीलेशन है जैसे कि आप पढ़ चुके हैं मास और स्प्रिंग वाला। तो मास और स्प्रिंग की इक्वेशन जो है ये आपके सामने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है ताकि आपको याद आ जाए, ये इक्वेशन से आप फैमिलियर हैं। तो इसको जो है m से डिवाइड वो किया तो ये इक्वेशन 13 आ गई, ये हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 14 हम पहले निकाल चुके हैं। अब इसको आपने जब कंपेयर किया तो देखिए L किसके बराबर है, M के बराबर है, K किसके बराबर है, 1/c के बराबर है। तो आप एक टेबल भी बना सकते हैं, यानी मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मास जो है वो इंडक्टर, X जो है वो चार्ज, K जो है रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटर, और इस तरह से आप बना सकते हैं। मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा कि एलसी ऑक्सीलेशन जो है वो ऑक्सीलेशन जो स्प्रिंग मास सिस्टम में होता है उसी का एनालॉगस है। तो इसमें क्या हो रहा है एलसी सर्किट में कि एनर्जी जो है वो अल्टरनेट बिटवीन काइनेटिक टू पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीलेट हो रही है। द करंट इन द एलसी सर्किट इज जीरो, जो करंट जो है वो एलसी सर्किट में जीरो है। कब, जब सारी एनर्जी स्टोर, जितनी एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर में फुल चार्ज है तो उसमें करंट की वैल्यू जीरो है। और करंट मैक्सिमम कब होगा, जब सारी एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में इंडक्टर में स्टोर हो जाए, तब मैक्सिमम होगा। अभी हमने आपको वेव फॉर्म में भी दिखा दिया। तो इसी तरह से ये स्प्रिंग मास में भी आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको एलसी सर्किट समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और लोगों को भी बताइए ताकि आपको सबको फायदा हो सके। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।